नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों का सिक्सर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है, जहां बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 6 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है। खिड़की के रास्ते परिवारों को बाहर निकालने का काम लगातार चल रहा है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। बजरिया इलाके की बंकर मंडी की पूरी घटना बताई जा रही है, किस तरह से घर को आग ने अपनी चपेट में लिया है। रेस्क्यू टीमें पहुंची है, दमकल की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन खिड़की के सहारे, 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देखेंगे किस तरह से खिड़कियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। 6 परिवार जो है उसकी चपेट में आए हैं। बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे चलेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरों में हम देख रहे हैं पूरा घर जो है वो आग की लपटों में नजर आ रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। क्या अभी हालात हैं वहां पर? किस तरह से आग लगी, विस्तार से बताइए। देखिए विकास जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला बजरिया थाना क्षेत्र के बकरमंडी ढाल का है, जहां बहुमंजिली इमारत, जो तंग गलियों में बहुमंजिली इमारत बनी है, उस इमारत के 2nd फ्लोर पर पहले तो हल्का सा धुआं निकला और आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि सकरा सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है नहीं। और उसके बाद ये धू करके पूरा जलता रहा। नीचे मोबाइल की एक गोडाउन बनाया, उसके ठीक बगल में प्लास्टिक की एक फैक्ट्री घर में चल रही है। यानी रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। कानपुर के कई क्षेत्रों में ऐसे हो रही है। इन्हीं सबके बीच जब सूचना लगी तो इसके बाद दमकल की गाड़ी, क्षेत्रीय पुलिस, 4 थाने का फोर्स, 2 एसीपी, एडिशनल डीसीपी मौके पहुंचे। क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई ताकि लोग अननेसेसरी हॉक्स और सीन क्रिएट ना हो। पूरे रास्ते को वहां से बैरिकेडिंग लगा के बंद कराया गया और यहां से चढ़ने का रास्ता पाइप फ्लोर नहीं था, क्योंकि दम न घुट सके, इसलिए स्टेयर्स लगाई गई, एडिशनल स्टेयर्स लगाई गई, जिनके माध्यम से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 लोगों को उतारा गया। उसके बाद इस सूचना लगी कि 78 साल का एक युवक बन रहे। वहां किसी तरह टीम की पूरी टीम गई और जो फायर ब्रिगेड की टीम, उन्होंने रेस्क्यू करते हुए जो 78 साल के वृद्ध को खिड़की के माध्यम से 3रे तल से नीचे तक ले आया। और हालांकि अब आग, अभी थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, आग को पूरी तरीके से शांत करने का प्रयास किया जा रहा है और रास्ते को खोल दिया गया है। लगभग 6 दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की लगभग मशक्कत से 2 घंटा 2 घंटा 20 मिनट की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और सारे परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि जो उसमें सामान पड़ा था जल के जरूर राख हो गया है, मगर सबसे बड़ी गनीमत की बात यह रही कि जो नीचे मोबाइल का काम था, जिसमें इंजन ऑयल का काम था, उस तक आग की लपटें नहीं पहुंची है। ऊपर से नीचे इसका फ्लो आया। यदि अगर नीचे के पोर्शन में रेजिडेंस होते तो कहीं ना कहीं एक बड़े धमाके भी ड्रम में हो सकते थे। और ऐसे बिल्कुल अमित, नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में 2 बदमाश महिला की कान की बाली छीनकर भाग रहे थे। कार सवार की उन दोनों पर नजर पड़ी, जिसके बाद उनका काफी दूर तक पीछा किया गया, लेकिन ये बदमाश भागने में कामयाब हो गए। आगे आगे चोर, पीछे पीछे कार सवार। बाइक में 2 लोग हैं, वहीं ठीक बगल में एक ये कार है। कार में सवार एक शख्स बाइक चलाने वाले को रोकने को कहता है, लेकिन वो बाइक की रफ्तार तेज कर लेता है और इसके बाद बाइक आगे और कार ठीक उसके पीछे पीछे। दरअसल कार में जो लोग सवार हैं वो कहते हुए देखे कि बाइक में बैठे बदमाश हैं, जो एक महिला के कान की बाली को चुराकर भाग रहे थे। इसी के बाद कार से उनका पीछा किया जा रहा था। 2 बार तो कार बिल्कुल बाइक के नजदीक आ चुकी थी, लेकिन बाइक सवार रुके नहीं। उसकी स्पीड और तेज कर दी गई। कार चालक ने रफ्तार बढ़ाई और काफी दूर तक दोनों का पीछा भी किया। एक बार और कार बाइक के नजदीक पहुंच गई। इस बार लग रहा था कि दोनों पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा शातिर निकले। वो पूरी तैयारी के साथ आए। इसका गाड़ी नंबर तो आ ही गया है। गाड़ी नंबर तो आ गया। हाँ, तुम चलो पीछे जहाँ तक कर सकते करो, आराम से करो। कार सवारों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन बाइक में बैठे दोनों बदमाश थोड़ी ही देर बाद आंखों से ओझल हो गए। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र की ये घटना है। कार सवारों ने बाइक का नंबर नोट कर लिया। दोनों आरोपियों की तस्वीर भी साफ दिख रही है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी में एसआईआर फॉर्म भरने के काम ने जोर पकड़ लिया है, जिससे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। बरेली में 40 साल पहले एक शख्स ओम प्रकाश गांव छोड़कर चला गया था। धर्म भी बदल चुका था, लेकिन जब उसकी पहचान को खतरा हुआ तो वो एसआईआर फॉर्म भरने के लिए अपने गांव लौट आया। घर वापसी किस तरह से उसकी हुई है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 40 साल पहले ओम प्रकाश नाम का एक लड़का 15 साल की उम्र में गांव छोड़कर गया था, लेकिन जब लौटा तो सलीम बनकर आया। जैसे ही उसके गांव लौटने की खबर मिली, ग्रामीण उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। बकायदा गले में फूलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उसका वेलकम किया गया। दोबारा गांव लौटने की वजह भी बेहद दिलचस्प निकली। अपनी पहचान साबित करने के लिए एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी हो गया था। बिहार के बाद दूसरे कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने के काम ने रफ्तार पकड़ी हुई है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए यूपी में भी तेजी से काम हो रहा है। काशीपुर गांव का रहने वाला ओम प्रकाश 40 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। ओम प्रकाश का कहना है कि जब वो घर छोड़कर गया था तो शुरू में बरेली में मजदूरी की। इसके बाद वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में किराए का कमरा लेने के लिए आईडी की अड़चन आई तो वहाँ के लोगों ने उसका नाम सलीम रख दिया। पिता किसी ताहिर हुसैन को बताया गया। दिल्ली का पता दर्ज कराते हुए वोटर कार्ड भी बनवा लिया। एसआईआर फॉर्म को पूरा करने के लिए ताहिर हुसैन की कोई आईडी नहीं मिलने पर उसे गांव आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओम प्रकाश सलीम तो बन गया था, लेकिन अपनी पहचान साबित नहीं कर पा रहा था। 40 साल बाद ओम प्रकाश अपने गांव लौटा और फिर से सनातन धर्म में वापसी कर ली। उसके साथ उसका बेटा जुम्मन भी आया है। काशीपुर गांव में इस वक्त काफी हलचल है। ओम प्रकाश के लौटने से कोई हैरान है तो कोई खुशी भी जाहिर कर रहा है। एक का नाम रुखसार है, एक का नाम रुखसाना है, एक का नाम टुम्पा है, एक का नाम रूपा है जी। तो अब अचानक आपको कैसे याद आई कि अपने गांव लौटना चाहिए? अब अनारसी में कागज मांग रहे हैं तो पैदाशी कागज लेके आओ। वहाँ से काशीपुर गाँव में जाना पड़ा, अपने गाँव में समझे जहाँ से जाके पैदाश है मेरी। अच्छा, तो वहाँ पे कागज मांगे जा रहे हैं, जो एसआईआर चल रही है, हाँ। जांच चल रही है, तो कागज मांगे जा रहे हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे आए थे? अपने गाँव आना पड़ा जहाँ की पैदाश हमारी। तो आप यहाँ रहोगे या वहीं रहोगे आप? अब हम आईडी यहीं से कराते थे, अपने गाँव से यहीं रहेंगे गाँव में। जब ये गए थे तब तो उस समय तो हमें कुछ होशोबाज नहीं था जी। मतलब अब तक 37 साल की मेरी आयु हुई है और मुझसे पहले ही मतलब मेरे जन्म से ही पहले से ही मतलब लापता हो गए थे। लेकिन सुनता था मैं इनके बारे में। अच्छा। चर्चाएं गांव में होती थी कि एक प्रकाश इनके रोशन लाल के भाई थे, वो आज तक मतलब 40 साल पहले चले गए, वो आज तक लौट कर नहीं है। कल ये अचानक कल गुरुवार का दिन यहाँ बैठे हुए थे, जब ये पहुँचे तो गाँव में पता लगा, मुझे भी जानकारी हुई। फिर गाँव में पूरी खुशी की लहर। ओम प्रकाश की माने तो उसने दिल्ली में जाकर अपना टेंट का कारोबार कर लिया और हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया, जिससे वो ओम प्रकाश से सलीम बन गया। उसने धर्म बदलने के बाद दिल्ली की ही रहने वाली महिला से निकाह कर लिया। शादी के बाद उसके 5 बच्चे हुए। उस्मानपुर में रहते 40 साल तक। 40 साल। तो वहाँ किस नाम से आप रहे? वहाँ आईडी बनवाई सलीम नाम से बना के दी थी। अच्छा, तो आपने वहाँ शादी भी कर ली? हाँ, शादी की थी। नहीं, आपकी आईडी सलीम नाम से बनवाई थी, वहाँ किराए पे रहते थे। हाँ। तो किसने बनवाई थी आपकी आईडी वहाँ पे? जिन दोनों बनवाई थी आईडी ना, समझे वो तो लोग पता नहीं है कि नहीं है, जो पता नहीं मुझे। ओम प्रकाश का कहना है कि अब वो बाकी जिंदगी अपनी असली पहचान के साथ ही बिताना चाहता है। अब ताउम्र वो अपने गांव में ही रहने की सोच रहा है। वहीं ग्रामीण भी उसका साथ देने की बात कर रहे हैं। अब आप क्या क्या सुविधाएं इनको उपलब्ध कराएंगे अगर ये यहाँ रहते हैं तो? हाँ, इनकी जो आईडी यहाँ की मतलब होती है और मतलब वोटर लिस्ट में भी इनका नाम होता है और यहाँ के मतलब मूल निवासी बनने के बाद जो भी सुविधा राशन कार्ड की है या मान लो आवास है जो भी होगा, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो इन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी, दिलाने का काम करेगा। एसआईआर के जरिए घुसपैठ करने वालों की भी पहचान की जा रही है, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी है। घुसपैठिए तेजी से देश छोड़कर भी जाने लगे हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो देश के होते हुए भी नकली पहचान के साथ जी रहे हैं।
ओम प्रकाश उन्हीं में से एक है। जब उसके ऊपर पहचान का संकट आया तो उसे अपनी जड़ें याद आई। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पीलीभीत के रहने वाले 12 लोगों का एक वीडियो सामने आया। उनका दावा है कि वो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। सभी ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। विदेश में फंसी 12 जिंदगी, सरकार से बचाने की गुहार। हम GIB इंटरनेशनल से आए थे। विजय चौधरी ने मुझे भेजा था हम लोगों को, और ढाई लाख रुपए की हमें यहाँ पेनाल्टी देनी पड़ रही है। और यहाँ मारा भी हम लोगों को कल, बहुत सब लोगों को, और यहाँ से हम लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। विजय चौधरी बोल रहा है कोई नहीं जाएगा, सब वहीं रहो, चाहे मरो चाहे कुछ भी हो। एशियाई देश किर्गिस्तान में फंसे ये 12 लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके देश लौटने में मदद करें। एक वीडियो जारी करके अपना दर्द बयां किया है। पीड़ितों का कहना है कि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। 2 रोटी के लिए वो तरस गए हैं, जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। आज सुबह मारने की धमकी दे रहे थे यहाँ किर्गी लोग, और खाना नहीं खिला रहे हैं और काम पे ले जा रहे हैं मुझे, सब लोगों को जबरदस्ती में। यहाँ पता नहीं मेरे साथ कुछ भी हो सकता, पासपोर्ट भी मेरा छीन लिया है सब लोगों का। ये सभी लोग विदेश में पैसा कमाने की खातिर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था वहाँ जाकर वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। पीड़ितों का कहना है कि काम से मना करने पर उनके साथ मारपीट हो रही है, पासपोर्ट भी छीन लिया गया है। अलग अलग साइट पर ले जाकर काम करवाया जा रहा है। करीब 3 महीने पहले रिक्रूटिंग एजेंसी के जरिए इन्हें किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ले जाया गया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्हें काम दिया गया। इन लोगों ने बिश्केक से करीब 300 किलोमीटर दूर इशियक कुल कस्बे के पास काम किया। पीलीभीत में इनके परिजन भी काफी परेशान हैं। विदेश भेजने वाले एजेंट और उसके साथी पर भी FIR की मांग की जा रही है। किर्गिस्तान में फंसे एक शख्स की पत्नी का कहना है कि उसके पति से 3 लाख रुपए लिए गए थे। साथ ही जिले के 12 लोगों को भी भेजा गया था, ये कहकर कि वहां पर इमारत बनाने का काम होगा। इतना ही नहीं, रहने और खाने की बढ़िया सुविधा भी मिलेगी। लेकिन आरोप है कि ठेकेदार उन्हें प्रताड़ना दे रहा है। परिजन अब आला अधिकारियों से विनती कर रहे हैं। किर्गिस्तान गए थे 2-3 महीने पहले, वहाँ पर बता रहे, फोन से बात होती कि वहाँ परेशानी बहुत है, खान पीन की दिक्कत है, वहाँ पर काम करवाते हैं, मारपीट करते हैं जबरदस्ती पे, वहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं देते हैं। कौन ले गया था तुमको? वो विजय चौधरी ने भेजा था वहाँ पर, यहाँ से भेजा था कि ये लोन कंपनी है, वहाँ ठेकेदारी में डाल दिया उन लोग। अब यहाँ आई हो, क्या मांग है तुम्हारी? मेरी जी मांग है कि जैसे वहाँ इनने भेजा वैसे यहाँ पे जो बुला दें, जी मांग है, इंडिया वापसी बुला दें। किर्गिस्तान में इनके साथ सचिन नाम का शख्स भी गया था, जिसका दावा है कि उसने 2 लाख रुपए जमा किए, तब जाकर वो भारत लौटने में कामयाब हुआ। हम भी गए थे, वहाँ दिक्कत बहुत थी। जो विजय चौधरी BI यहाँ पे से है, जे वहाँ सब मारपीट करवाता है और ज़बरदस्ती वहाँ वीडियो बनवाता है। कि हमें अभी खाने पीने के लिए मिल रहा है, जे मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, कुछ आज तक नहीं मिला है, ना कोई सेफ्टी ना कुछ है। और वहाँ हम लोगों को से जगह कि बीमा के नाम पे हम पे साइन करवाए स्टाम्प पे, सादा पेपर पर। उसमें एग्रीमेंट बना लिया है कि हम आएंगे तो 2-2 लाख रुपए दे के आएंगे। तो ज़बरदस्ती 2-2 लाख रुपए वो लेने की मांग करते हैं। हमसे 2 लाख रुपए लिए तो हमें आने दिया। 20-22 दिन हम भूखे रहे, हम दूध या सेब हम खा के हम जिंदा। अक्सर कई मामलों में देखा जाता है कि विदेश में नौकरी पाने के लुभावने वादों की सच्चाई का लोगों को पता नहीं होता है, जिसके बाद लोग वहां फंस जाते हैं। अब देखना होगा कि किर्गिस्तान में फंसे ये लोग कैसे वतन वापसी करते हैं। पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बहराइच से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक गांव के आसपास तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन एक शख्स नशे की हालत में पिंजरे की बकरी चुराने के लिए गया और वो खुद पिंजरे में फंस गया। कैसे हुआ ये पूरा वाकया, रिपोर्ट में दिखाते हैं। बकरी चुराना पड़ा भारी, पिंजरे में फंसा शख्स। बहराइच के फकरपुर इलाके में तेंदुए की कई दिनों से दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों की मांग पर
वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगा दिया। पिंजरे के अंदर बकरी को रखा गया ताकि तेंदुआ आए और पकड़ा जाए, लेकिन तेंदुआ तो उसमें नहीं फंसा। प्रदीप नाम का ये शख्स जरूर पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे का गेट एक बार बंद हुआ तो वापस नहीं निकल पाया। उसने कई बार गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रदीप नाम का ये शख्स बकरी चोरी करने की नीयत से आया। उसके नशे में होने की बात भी कही जा रही है। रात का वक्त था, प्रदीप मदद के लिए भी चिल्लाता रहा, लेकिन रात होने की वजह से किसी ने उसकी आवाज को नहीं सुना। वो तो गनीमत रही, जिस वक्त प्रदीप पिंजरे के पास आया था वहां तेंदुआ नहीं पहुंचा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रदीप पूरी रात पिंजरे के अंदर ही रहा। जैसे ही सुबह हुई, स्थानीय लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो उस जगह पहुंचे जहां पिंजरा लगाया गया था। जैसे ही लोगों की नजर प्रदीप पर पड़ी तो सभी दंग रह गए। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। बाद में पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 2 दिन पहले उमरी दहलो गांव में तेंदुए ने एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया था। लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है, जिसके बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। बहराइच से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी नगरी की पूरी तरह कायाकल्प अब हो चुका है। विकास के काम यहां लगातार युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। यहां एक रेलवे ओवरब्रिज भी लगभग बनकर तैयार है, जिसका नाम लाट भैरव के नाम से जाना जाएगा। क्या है इसकी खासियत, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। वाराणसी को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। कजाकपुरा में रेलवे ब्रिज की योजना लाई गई, जो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। जल्द ही पीएम इसका उद्घाटन भी करेंगे। उद्घाटन के पहले इस रेलवे ओवरब्रिज के नाम का प्रस्ताव नगर निगम में पास हो गया, जो कि भगवान लाट भैरव के नाम से रखा जाएगा। ये कजाकपुरा में रेलवे ब्रिज है, जिसका निर्माण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। कजाकपुरा से आशापुर जाने वाले रोड पर इस पुल को बनाया गया है। यूपी सरकार की इस योजना से पुल के शुरू होने के बाद जाम की परेशानी से निजात मिलेगी। कहा गया है कि जो कजाकपुरा आरओबी है, ये बनकर तैयार हो गया है। आगामी कुछ दिनों में ये संचालित होने वाला है, तो इसका नामकरण किया जाए। चूंकि वो एरिया लाट भैरव बाबा के नाम से वहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला लगता है और धार्मिक दृष्टि से बनारस में बड़ा महत्व है। उसको देखते हुए कार्यकारिणी समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस आरओबी का नाम बाबा लाट भैरव फ्लाईओवर के नाम से इसका नामकरण किया जाए। ऐसा पहली बार होगा जब वाराणसी में किसी ओवरब्रिज का नाम भगवान के नाम से रखा जा रहा है। बनारस ऐसा पहला पुल होगा जिसका नाम भैरव के नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि लाट भैरव बनारस के बहुत देव हैं, बड़े देव देवता हैं, जहाँ जिनकी पूजा की जाती है और हजारों की संख्या में लोग दर्शनार्थी करते हैं और वही क्षेत्र भी है। तो एक बहुत ही वाराणसी के लिए एक खुशी की भी बात होगी कि बाबा लाट भैरव फ्लाईओवर के नाम से इसका नामकरण किया है। इस ओवरब्रिज के शुभारंभ का जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कॉर्बेट प्रशासन ने इस साल सैलानियों के लिए कुछ नई गतिविधियां शुरू करने का मन बनाया है, जिसमें से एलिफेंट सफारी को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही दूसरी एक्टिविटीज भी शुरू करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट में एलिफेंट सफारी, वॉच टावर और फुल डे सफारी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह एक के बाद एक कर बंद कर दी गई, जिन्हें कॉर्बेट प्रशासन ने फिर से शुरू करने का मन बनाया है। जिनमें से एलिफेंट सफारी शुरू करने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल भी गई है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के साथ ही स्थानीय लोगों में भी खुशी है। देखिए, हम सब स्थानीय लोग और पर्यटन व्यवसायी खुश हैं कि एलिफेंट सफारी यहाँ होने जा रही है। इसकी अनुमति मिल चुकी है और पहले भी ये होती थी और हम तो बचपन से देखते हैं। लेकिन साथ में जो वॉच टावर है उसमें चढ़ के जो दीदार होता था वन्य जीवों का,
या फिर फुल डे सफारी होती थी जिसमें गाड़ी सुबह जाती थी और शाम को लौटती थी 8 घंटे की सफारी, वो भी शुरू होनी चाहिए क्योंकि ये सब पहले भी होते थे। एलिफेंट सफारी को स्वीकृति मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। यहाँ हाथी सफारी के लिए पर्यटक को प्रति व्यक्ति 1000 रुपए और विदेशियों को 3000 की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। खबरों का सिक्सर में वक्त